दोस्तों ये कंटिन्यूएशन है बैंक फ्रॉड्स की सीरीज़ में। ये लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट है। छोटे छोटे दो पार्ट्स मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो एज़ पर जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है उसके जो डेटा आया है हमारे पास, उससे बहुत भयावह स्थिति है। 1 लाख से ऊपर के जो नेचर ऑफ द फ्रॉड्स की हमने बात की थी, उसमें वैल्यू टर्म्स वॉल्यूम टर्म्स में देखा गया है। वैल्यू टर्म्स में आपने देखा कि 1.85 ट्रिलियन रुपीज़ हो गया है 71,543 से, और ये 28% का जंप शो किया है। तो ये इसमें हमने बात की है। चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद ये इस तरीके की जो ये फिगर है इसमें ये काफ़ी भयावह है। इसमें 80% जो है करीब पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फ्रॉड सामने आया है, जो उसमें अकाउंट्स फ्रॉड्स के डिक्लेयर किए गए हैं, और उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ से 18% करीब है। बाकी फॉरेन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेमेंट्स बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, इसमें आपको दिख सकता है कि अमाउंट इन्वॉल्व में जीरो भी शो हो रहा है, तो वो भी लैक्स में है, रुपीज़ में, करोड़ में नहीं है, इसलिए शो हो रहा है। तो हमने इस पर बात की थी किस तरह का जो डेटा है। इसके बाद जो अगले हमने जो बात की थी उसमें ऑब्जर्वेशन था कि अमाउंट बहुत ह्यूज है, तो आरबीआई ने कहा था कि इस पे अकरेंस जो होती है उसमें सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, तो इस पर भी हमने बात की थी। नेचर ऑफ द फ्रॉड्स में लोन पोर्टफोलियो पे हमने बात की है कि किस तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं, और जो बैलेंस शीट और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में किस तरीके से हुआ है 2% का। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। जो इसका बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, इसकी जो एनालिसिस की जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, कि देखा ये गया है उस डेटा के हिसाब से कि लार्ज वैल्यू फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो उसमें जो है कि जैसे 50 क्रेडिट रिलेटेड जो फ्रॉड्स हुए हैं वो 76% हैं। तो करीब करीब अभी देखा जाए तो अप्रैल से जून तक में ही 1,558 केसेज ऑफ फ्रॉड हो गए हैं, जिसमें 3 महीनों के अंदर, जिसमें 28,843 करोड़ की जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व हो गया है। तो जो इतना इस भयावह स्थिति के जो ये फिगर्स हैं इसमें इसको किस तरीके से, तो इस तरीके की स्टैटिस्टिकल जगलरी है, और इसको फ़नी रीजनिंग तरीके से आप कह सकते हैं। मतलब वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज जहाँ पे पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स आपको मिल जाती है, और ये सारी की सारी आपके पूरा प्रोफाइल आपका चेक हो जाता है। लेंडर्स की मीट्स होती है कि किसी इंसान ने कितनों से लैंड कितने लिया है, आराम से सब कुछ डिटेक्टेबल हो सकता है। लेकिन कहाँ पर दिक्कत आ रही है, आरबीआई रिपोर्ट में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात नहीं कही गई है। जिस तरीके से अरुण जेटली जी एक बार फ्रॉड हो जाए, एनपीए डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद वो हेयर कट पॉलिसी पे बात करना चाहते हैं। उसके बाद जिस तरीके से आप देखा जाए बैंकों की रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रही है, मर्जर्स की बात की जा रही है, पैसे को किस तरीके से कैबिनेट प्रपोजल्स में ये काफ़ी बात उठी थी बीच में कि किस तरीके से आपका फ्रीज हो जाएगा पैसा, ये सारी बातें जो थी इसको लेकर के बहुत डिस्कशंस हुए हैं। लेकिन जिस तरह से फ्रॉड को रोका जाए, जिस तरह से उसकी पूरी स्क्रूटनी की जाए, इसमें रघुराम राजन का रोल काफ़ी रहा है, उर्जित पटेल ने भी इस पर काफ़ी बातें उठाई थी। तो इसको देखा जाए किस तरीके से ये हो रहा है, चलिए हम इस पर आगे बात करते हैं। तो स्टेटिस्टिकल एक तरीके की जगलरी है ये। इन्होंने ये कहा है आरबीआई की रिपोर्ट में, मैंने जब पढ़ा तो थोड़ा सा हैरत भरा है, कि इन्होंने कहा था कि ये जो डेटा अभी आया है अप्रैल से जून का, इसी पीरियड में ये कम हुए थे फ्रॉड्स, कंपैरिजन टू 2024 जो है वो कम हो गए हैं फ्रॉड्स। यानी कि अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 42,228 करोड़ का गिर गया है। जो अगर आप दोनों सालों को कंपेयर करें, 18-19-20 से, या 19-20 को अगर आप कंपेयर करें, तो अभी ये देखा जाए कि कोई मतलब मुहूर्त के हिसाब से तो कोई लेगा नहीं, फ्रॉड करेगा नहीं, उसका एक प्रॉपर पॉलिसी होगी, फिर वो किस तरह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, किस तरह से देश छोड़ के चले गए हैं काफ़ी लोग। तो इसको दिन ना सिर्फ नीरव मोदी, विजय माल्या के अलावा भी काफ़ी लोग गए हैं। तो ये जो जिस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह से यक्स बैंक का जो फ्रॉड आया था, तो बेसिकली ये जो रीजनिंग लगती है ये इतनी सब्सटेंशियल नहीं है, सिर्फ डेटा बताने के लिए है कि इन महीनों के बीच में पिछले साल इस क्वार्टर में नहीं था। वो सुनने में अच्छा लग सकता है, रिपोर्ट मीडिया उसको अलग तरीके से रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये कुल मिला के एक स्टेटिस्टिकल जगलरी है, जो हम इसको कह रहे हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर वाली बात है यहाँ पर, कि हमें रूट कॉज पे जाना है, हमें उसको एड्रेस करना है। तो ये हम जो आंकड़ा बना के खुद खुश हो जाते हैं, ये इतना इसको कहते हैं, इस पर और ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, और ये चिंताजनक स्थिति है काफ़ी जिस तरीके से फ्रॉड है। अगर हम बैंक वाइज एनालिसिस करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर 80% टोटल फ्रॉड्स हुए हैं, और प्राइवेट बैंक्स का जो शेयर है वो 18.4% जो इनके अकाउंट्स हैं, इतने जो पूरा टोटल अमाउंट है उसका ही 80%, और 18.4% है जो 1,85,000 करोड़ का जो मैसिव है, ये उन फिगर्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो देखा जाए तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन हुई है, इसमें एक जो टर्म यूज़ आई है वो एवरेज लैग को लेकर के आई है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा बात होती रहती है, हुई भी है। तो जो अकरेंस ऑफ फ्रॉड होता है, जैसे कि आरबीआई ने सेवरल वर्ड यूज़ किया था, मैंने उस पर बात की थी पहले। तो डेट ऑफ अकरेंस और उनकी जो डिटेक्शन है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो 24 महीने की थी फाइनेंशियल ईयर में, या 2020 के अंदर। और उसके बाद जो टाइम लैग जो था, ये
जो जिसने बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स थे उनकी जो एवरेज ले है वो 5 साल +3 जो ग्रेस होता है, तो 63 महीनों का लैग पीरियड था। तो लार्ज फ्रॉड्स जो हैं वो 100 करोड़ या उससे ऊपर के, उनमें तो आपने 63 महीनों का लगा दिया, यानी कि आप लगा लीजिए कि 5 साल तक तो पता ही नहीं चलेगा कि वो रकम फ्रॉड में जाएगी कि नहीं जाएगी। और आपने ये जिस तरीके से इसका इम्प्लाई किया, मतलब है कि जो सैंक्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी है, जिनके अकाउंट जो हैं वो पुराने हैं, उनका तो पता ही नहीं चलता, उनको डिटेक्ट करना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी इस तरह की अगर आपकी प्रणाली है तो। इसके बाद इसमें जो रीजंस दिए गए हैं कि आरबीआई के ही हिसाब से, जिस तरीके से उनकी स्टडी कहती है कि ये किस तरीके से इतने मैसिव अमाउंट्स का फ्रॉड हो रहा है, तो उन्होंने बहुत 5 रीजंस को उन्होंने हाईलाइट किया है मेनली। तो पहला है कि वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस जो है आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम को कहते हैं, कि अगर आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाता है तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसकी आप प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, और लोन किस तरह से बैड लोन में टर्न ना हो जाए। बैंक के पास पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है, ये आरबीआई का कहना है। दूसरा, बैंक्स के द्वारा नहीं हो रहा है। तीसरा, नॉन डिटेक्शन ऑफ ईडब्ल्यूएस, इंटरनल जो ऑडिट होती है बैंक की, उसमें भी ये नॉन डिटेक्शन में पाए गए। जैसे कि नीरव मोदी वाले केस में जो था, वो पीएनबी में जो हुआ था, उसमें देखा जाए कि इंटरनल ऑडिट्स में कुछ पता नहीं चल रहा है, उसमें स्विफ्ट का कोड बना दिया। तो ये मतलब जो रास्ते जो हैं, अगर इसमें इतने लूप होल्स हैं तो फिर बात नहीं बनने वाली है। इसके बाद जो तीसरा, आरबीआई के ही हिसाब से नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ बोरोअर्स है। अब वो क्यों कॉपरेट करेंगे जिन्होंने फ्रॉड ही करना है, तो उसमें फॉरेंसिक ऑडिट में कोई कॉपरेट नहीं करते हैं। तो ये बहुत एक तरीके का बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीज़ों का। और उसके बाद इंक्लूसिव ऑडिट रिपोर्ट्स हैं आपके पास, तो इस पर आरबीआई क्यों नहीं एक्शन लेती है, क्यों नहीं स्ट्रिक्ट होती बैंकों के साथ। तो इसमें पांचवा जो मेन है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग इन जॉइंट लेंडर्स मीटिंग। अब इनकी जॉइंट लेंडर मीटिंग्स भी होती हैं कि एक इंसान ने कहाँ कहाँ से कर्ज लिया है, उनकी आपस में मीटिंग होती है, किसका पैसा कितना डूब रहा है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चैनल है। लेकिन जिसको देखा जाए कि वो अकाउंट में डिले इन डिटेक्शन करते हैं, उन मीटिंग्स में ट्रांसपेरेंसी कम होती है। जिससे क्या है कि इसमें अब ये देखा जाए कि इसमें किस तरीके से एक तरीका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की भी बात हो रही है, इसमें महक आ रही है। दूसरा ये है कि किस तरीके से बैंक की मिलीभगत की भी बात हो रही है, लेकिन आरबीआई ने इसको इंगित किया है, लेकिन उसको कहीं ब्लैक एंड वाइट में लिखा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने जो फ्रॉड्स हो रहे हैं ऐसे नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे एक प्रॉपर मैकेनिज्म काम करता है, एक प्रॉपर पैरेलल इकोनॉमी तरीके से काम करती है। तो उनको रोकने के लिए जो उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन बनाया, मुझे नहीं पता ये कितने कारगर होंगे साबित, क्योंकि बहुत सिंप्लीफिकेशन है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है रादर। और ये सारे हो सकते थे आराम से, और ये आरबीआई ने किए भी हैं। लेकिन फिर भी आपने जो डेटा भी देखा है वो माइंड बॉगलिंग डेटा है, वो हैरान करने वाला भी है, वो विचलित करने वाला भी है। इसमें इन्होंने कहा है कि रीवैम्पिंग द ईडब्ल्यूएस मैकेनिज्म। अब इसमें क्या दिक्कत है बैंकों को या आरबीआई को, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, एक रेजोल्यूशन से ये हो सकता है। उनको अकाउंट जो इसके लिए जो गिल्टी पाए जाते हैं, दे शुड बी बुक्ड, उनको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग कंकरेंट ऑडिट फंक्शन। तो कंकरेंट ऑडिट फंक्शन को इन्होंने कहा है कि उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, और उसके बाद टाइमली एंड कंक्लूसिव फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए। तो ये तीनों बातें कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है कि ऐसे पहले ना हुई हो, लेकिन इन सब के बावजूद अगर इतने मैसिव फ्रॉड्स हो रहे हैं तो हमें ये सोचना होगा कि आरबीआई जो है ये बैंक को लेके कर क्या रहे हैं, और इसके बाद जो बैंक्स खुद क्या कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 18% करीब करीब है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 80% है। यानी कि बाकी जो फॉरेन बैंक्स हैं या जो स्मॉल बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये इतना अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि लोन ये भी दे रहे हैं, तो ये किस तरीके से क्रॉस चेकिंग करते हैं। तो इसमें आपको देखा जाएगा कि जिस तरीके से बैड लोन्स में और फ्रॉड्स में डेवलपमेंट्स में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इसके लिए एक बहुत क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट पेपर आना चाहिए, इस पर वाइट पेपर आना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने 3 पार्ट को सुना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।